हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे आपका साइंस के बारे में, यानी कि टॉप 10 प्रश्न जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा प्रश्न है कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी कि रैखिक संवेग का मतलब आप समझते हैं ना, दोगुना कर दिया जाए, यानी कि p को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 2p कर दिया जाए। तो आप जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। पता है ना, p बराबर क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि p बराबर जो होता है आपका m इंटू वी होता है। p बराबर होता है m इंटू वी। लेकिन हमसे पूछा है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा आप जानते हैं k बराबर हाफ mv² होता है। क्या होता है, mv²। हमें ले आना है mv, तो mv ले आना है, ऐसा करके mv आ जाए यहाँ पे, ताकि p को हम वहाँ पे रख सके। तो आप क्या करेंगे, ऊपर m से गुणा और नीचे भी क्या कर देते हैं, m से गुणा। तो ये कुछ हमारा इस तरह से बन जाता है, यानी कि k बराबर हाफ m का स्क्वायर और v का स्क्वायर बटे m हो जाता है। हमें नीचे दिए हुए वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या कि k बराबर p² बटे 2m। क्या लिखेंगे, p² बटे 2m। और इसके रेखीय संवेग को कह रहा है दोगुना करने के लिए, यानी कि 2p अगर करते हैं तो क्या होगा, तो 2p रख देंगे, p की जगह पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बटे 2m है तो 2m। तो जब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये 4p आएगा स्क्वायर, अब बटे 2, ये 2m है तो 2m तो रहेगा ही ऐसे ही। अब यही कह रहा है कि कितनी हो जाएगी इसकी गति, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 गुना हो जाएगी। कितना गुना आ रहा है, 4, यानी कि इसका संवेग जो है 4 गुना आ रहा है किसके, k बराबर, यानी कि गतिज ऊर्जा के, ठीक है। तो इसलिए जो होगा हमारा इसका आंसर वो 4 गुना हो जाएगा। देखिए, ये ध्यान से देखिएगा। अब ये नहीं कि आप इस 2 में भाग कर दीजिएगा 2 गुना हो जाएगा, नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इससे हमें कोई नहीं लेना देना, हमें मतलब है इसका कि संवेग कितना गुना हो रहा है। तो याद रखिएगा, संवेग कितना है, गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, 4 गुने हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आया ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो कौन सा होता है। तो विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत इस्त्री है, सिंचाई संचालन द्वारा या विद्युत जनित्र द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो विद्युत जनित्र द्वारा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है विद्युत जनित्र, पहले उसको क्या करते हैं, जनित्र का मतलब जनरेटर जो होता है ना, तो वही होता है। तो पहले जो है आपका जनरेटर को हम लोग चालू करते हैं, चालू करने के बाद से जो चालू करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब वही यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वही यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो कहेंगे सर विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो इसलिए जो विद्युत जनित्र होगा वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत मोटर आप जानते हैं क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, कहेंगे सर विद्युत मोटर जो होता है पहले विद्युत आती है, उसके बाद से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस्त्री है तो इस्त्री भी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, ये आपका ऊष्मा में बदलती है, हीट। विद्युत इस्त्री प्रेस होता है ना, हाँ हीट होता है, तो उसी को बदलती है, ठीक है। और सिंचाई संचालन द्वारा है, सीसा संचालन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विद्युत जनित्र द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। ध्यान रखिएगा, कितनी खपत, मासिक खपत होगी, ठीक है ना। तो एक दिन का हमें खपत निकालना होगा। तो एक दिन की खपत निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट निकालते हैं। यूनिट जो होता है एक दिन का होता है, तो यूनिट की खपत का मतलब होता है दिन, यानी कि प्रतिदिन का मतलब एक दिन। तो एक दिन का 8 घंटे, कितने घंटे, 8 घंटे, 100 वाट के बल्ब है और 10 लैंप है, ठीक है। अब बटे 1000 से भाग करते हैं तो 1 यूनिट आता है। और 1 यूनिट जो होता है वह एक दिन का खर्च होता है। एक दिन का क्या होता है, खर्च।
तो एक दिन का खर्च यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 1000 से भाग करते हैं, 3 से ये 3 जीरो कट गया, यानी कि एक दिन का खर्च 8 आया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मासिक खपत होगी। तो मासिक खपत का मतलब कि एक दिन का तो आ गया, अब एक महीने में कितने दिन होते हैं 30, यानी कि 30 दिन का पूछ रहा है तो 30 गुणे कितना हो जाएगा 8, क्योंकि एक दिन की खपत 8 है तो 30 दिन की खपत कितना होगी, तो 8 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि 240। कितना आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका जो आएगा वो 240 आएगा, 240 मात्रक, यानी कि इतना जो होगा 30 दिन का आपका खर्च होगा, ठीक है। तो हमारा 240 मात्रक जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चौथा कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो याद रखिए नाइट्रोजन जो होता है वो आपका N2 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन N2 होता है। तो 0.6 का अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो कहेंगे सर 14 होता है। कितना होता है 14 होता है, ठीक है। और इंटू 2 नीचे 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि इस अणु का द्रव्यमान तो 28 होगा, लेकिन पूछा है 0.6 अणु का द्रव्यमान। तो 0.6 से इसमें क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो कुछ मान 6 8 48 काट हो जाएगा, 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, एक के बाद पॉइंट, यानी कि इतना यू जो होगा ग्राम होगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा इसका, ठीक है। अणु का द्रव्यमान यानी कि 16.8। तो 16.8 कौन सा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी है। तो डी जो होगा इसका हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान वैसे ही निकालना है। तो कार्बन का जानते हैं परमाणु भार कितना होता है, कहेंगे 12 होता है सर। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, और नीचे 2 है, CO2 है ना, तो नीचे 2 है तो इसका मतलब कि इसमें गुणा है, यानी कि 16 में 2 को गुणा करते हैं तो कुछ मान आएगा 12 + 16। अब 16 इंटू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 32 हो जाएगा, यानी कि 12 + 32 और इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना 44 यू। कितना आ जाएगा 44 यू, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कैसे, तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसमें परमाणु कितने हैं आपके, तो कहेंगे सर इसमें जो है परमाणु आपके 2 है। कितना है 12, तो इसका हो गया, सॉरी 12 इसका हो गया कार्बन का, प्लस 16 इंटू 2 है तो 2, इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 44 यू आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 44 यू, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर कि पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं है हमें यह ध्यान रखना होगा, कह रहे हैं कि सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं पहला। तो पहला कह रहे हैं कि पदार्थ कौन से बना होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन से नहीं बल्कि ये यहाँ पे कण होना चाहिए, ठीक है। पदार्थ जो है कणों से बना होता है। तो सही बात है, पदार्थ किससे बना होता है, कणों से बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ जो होता है वो कणों से बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं आपका परमाणु कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल सही है, पदार्थ के बीच कणों का अंतर भी होता है, ठीक है ना। तो ये भी सही हो गया हमारा। और पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये गलत है हमारा, जो कि इस प्रश्न के लिए ये हमारा सही होगा। क्यों, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, होता है भाई, पदार्थ के बीच आपका आकर्षण बल भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यही कह रहा है कि पदार्थ के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये गलत कह रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और पदार्थ के कण द्रव के अणु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा गलत होगा, जो कि इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 7 पे। तो 7 है कि किसी पदार्थ के घनत्व को डॉट डॉट करके दिया है कि परिभाषित किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो
तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया है द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, आयतन प्रति द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान, बल, ये बाल नहीं है बल्कि बल है, ठीक है, बल है, बल प्रति इकाई और क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि हमको पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर होता है क्या, घनत्व बराबर क्या होता है। तो याद रखना घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी कि m बटे आयतन यानी कि v, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, m को बोलेंगे द्रव्यमान और इस बट्टा का मतलब होता है प्रति, क्या होता है, प्रति होता है, ठीक है, प्रति इकाई, और ये होता है आपका क्या, आयतन, क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे है प्रति द्रव्यमान प्रति आयतन, तो देख रहे हैं कि द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, हाँ यहाँ पे है आपका द्रव्यमान, तो ऊपर द्रव्यमान है, प्रति का एकम का मतलब प्रति है, यहाँ पे है ये है, और नीचे आयतन होना चाहिए, तो ये आयतन आपका दिया हुआ है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब इसके आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान ये भी दे रहा है आपका, तो इस कंडीशन में आयतन ऊपर हो जाएगा और द्रव्यमान नीचे हो जाएगा, जो कि हमारा ये मान नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी नंबर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में, ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो याद रखेंगे वो होता है आपका स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च, जिसको हम लोग मड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मड, स्टार्च को हम मड के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आपका, ठीक है। जो आलू होता है ना, आलू को आप लोग क्या करते हो, कट करते हैं, आलू को जैसे ही आप कट करते हो, ठीक है, आलू को क्या करते हैं, कट करते हो, तो उसमें से एक चिपचिपा टाइप का निकलता है, वही आपका स्टार्च होता है, ठीक है, याद रखना इसको। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 9वां कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, शायद आपको पता हो कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 होता है, कितना होता है, 120 से 80 होता है, ठीक है, 120 से 80 होता है मनुष्य का रक्तचाप। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि, और ये लास्ट प्रश्न होगा आपका, कि ऑक्सीजन है, याद रखना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका एक प्रकार का एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम, याद रखिएगा ऑक्सीजन एंजाइम होता है। और बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो सबसे अंत में आने वाली गैस जो होती है वो आपका कौन सा है, ऑक्सीजन है। सबसे अंत में यानी वायुमंडल के सबसे अंत में आने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन ही है आपका, ठीक है। और इस ऑक्सीजन की खोज हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, इस ऑक्सीजन की खोज हमने आपको बताया था कि इसकी खोज किसने की थी। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। तो आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। अगर इस वीडियो की इसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, तो कृपया करके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।